हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंट टर्म्स में समझा एंटिटी, बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंट, कैपिटल एंड ड्राइंग। आज हम समझेंगे और इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है एसेट। एसेट किसे कहते हैं? आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बिजनेस की स्ट्रेंथ, बिजनेस की ताकत किससे पता चलती है? बिजनेस की स्ट्रेंथ पता चलती है कि बिजनेस के पास क्या है। व्हाट बिजनेस ओन्स, कि बिजनेस के पास ऐसे क्या रिसोर्सेज हैं जिसे यूज़ करके बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलाया जा सकता है। अब क्या ऐसे रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस के पास, आइए समझते हैं इस इमेज के थ्रू। यहाँ पर मिस्टर लियो की क्या है, ग्रोसरी शॉप है, लियो ट्रेडर्स, जिसपे ये सभी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है जिसे बोला गया है एसेट। यहाँ पर एसेट बोला गया है बिल्डिंग को, इन्वेंट्री को, डिलीवरी स्कूटर को, कैश को, कंप्यूटर को, शेल्फ्स को एंड फर्नीचर को। इसे ये रिसोर्सेज क्यों बोला गया है, आइए समझते हैं। क्या ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिजनेस चलाने के लिए, ग्रोसरी शॉप चलाने के लिए, आइए समझते हैं। सबसे पहले आता है बिल्डिंग। बिल्डिंग एसेट क्यों है? क्यों? क्योंकि बिल्डिंग के अंदर ही ग्रोसरी शॉप ओपन की गई है, तो इसलिए ये क्या है, एसेट है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कैसी है? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, ग्रोसरीज का स्टॉक इकट्ठा किया गया है, ताकि ग्रोसरीज को बेच के कस्टमर को बेचेंगे तभी तो वो सेल होगी, तभी वो इनकम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ग्रोसरीज को इकट्ठा किया गया है, तो ये भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, इसलिए ये भी क्या है, बिजनेस की एसेट है। नेक्स्ट है डिलीवरी स्कूटर। अब डिलीवरी स्कूटर एसेट कैसे है? ये एसेट इसलिए है क्योंकि देखिए, जैसे हमें पता है कि हमारी सिटी में ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमेटो, स्विगी और भी बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से लियो ट्रेडर्स की भी क्या है, ये एक डिलीवरी स्कूटर है, ताकि कस्टमर को घर तक डिलीवरी पहुंचाई जा सके। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिजनेस को चलाने में, सेल करने में। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, एसेट। नेक्स्ट है कैश। अब कैश एसेट कैसे है? कैश एसेट ऐसे है क्योंकि देखिए यहाँ पर कैश क्या है, यहाँ पर क्या, मिस्टर लियो ने बिजनेस के लिए कैश काउंटर परचेज कर लिया, जिसमें कैश जो भी आएगा उसमें कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैश इकट्ठा होगा, जो भी कस्टमर से आया वो उसमें आएगा, जो पेमेंट करनी है वो भी किसी कैश में से जाएंगी, और कस्टमर को चेंज देनी है, चेंज देना, कुछ भी अमाउंट का छुट्टा देना है तो वो भी इसी कैश में से जाएगा। तो यहाँ पर कैश भी क्या है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है बिजनेस का। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक एसेट है। नेक्स्ट है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर एसेट क्यों है? देखिए, कस्टमर शॉपिंग करेगा तो उसे हम बिल दे सकते हैं। ठीक है, बिल जनरेट करेगा ये कंप्यूटर, जिसमें बताएगा कि आपने कस्टमर को कि आपने ये शॉपिंग करी है, तो ये इसका बिल है। तो ये भी क्या है, कंप्यूटर भी क्या है, परचेज किया गया लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ये भी बिजनेस का, तो इसलिए ये भी क्या है, एसेट है। नेक्स्ट है शेल्स। अब शेल्स कैसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, कैसे ये एसेट है? क्योंकि देखिए यहाँ पर भी है, मिस्टर लियो ने बिजनेस के लिए शेल्फ्स बनवा दी, कि इसी शेल्फ्स में क्या है कि ग्रोसरीज को इकट्ठा रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हैं, ताकि कस्टमर जो आए उसे जो भी आइटम परचेज करनी है वो इजिली इसे उठा सके और शॉपिंग कर सके, इजिली ट्रैक कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर शेल्फ्स भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, इसलिए ये भी एक बिजनेस की एसेट है। नेक्स्ट है फर्नीचर। अब यहाँ पर कैश काउंटर रखने के लिए टेबल परचेज की गई, तो ये भी क्या है, एसेट है बिजनेस की, क्योंकि देखिए ये भी बिजनेस में हेल्प कर रही हैं। ठीक है, और सीटिंग अरेंजमेंट के लिए, कस्टमर को सीटिंग अरेंजमेंट देने के लिए यहाँ पर क्या, चेयर ली गई, तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, रिसोर्सेज हैं ऐसे, जिसे यूज़ करके मिस्टर लियो क्या है, ग्रोसरी शॉप चला सकते हैं। अब जानते हैं कि ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं एसेट्स कहलाने के लिए, जिसमें सबसे पहले आता है ओन, कि एसेट क्या शुड बी ओन्ड होनी चाहिए, ओन्ड बाय द बिजनेस, कि बिजनेस की खुद की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, लियो ट्रेडर्स की क्या है, डिलीवरी स्कूटर, बिल्डिंग, इन्वेंट्री, कंप्यूटर, शेल्स, फर्नीचर, ये सब खुद बिजनेस की खुद की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, बिजनेस के यूज़ के लिए की जा रही हैं, बिजनेस की अपनी प्रॉपर्टीज है, तो इट शुड बी ओन्ड। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल। अब क्या है, कंट्रोल क्या है, इट शुड बी कंट्रोल बाय द बिजनेस ओनली, कि बिजनेस के हिसाब से चलनी चाहिए ये सब एसेट, बिजनेस के यूज़ के लिए होनी चाहिए, ना कि मिस्टर लियो के पर्सनल यूज़ के लिए। कि अगर मिस्टर लियो ने चाहा कि अपना बिजनेस का डिलीवरी स्कूटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लिया, या बिजनेस के कैश में से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे कर दिए, तो वो सब नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कंट्रोल बाय द बिजनेस ओनली, नॉट बाय द मिस्टर लियो हु इज़ द ओनर।
ठीक है? ओनर डिसाइड नहीं करेगा, बिज़नेस डिसाइड करेगा, बिज़नेस कंट्रोल करेगा इन सभी एसेट्स को। अगर बिज़नेस के कंट्रोल में है, तो इसलिए ये भी एसेट है। नेक्स्ट क्या है फ्यूचर बेनिफिट। फ्यूचर बेनिफिट कैसे है? इन सभी एसेट्स को यूज़ करके ही बिज़नेस चलाया जा सकता है, बिज़नेस ग्रो होगा, सेल होगी, तभी तो इनकम आएगी। फ्यूचर बेनिफिट क्या है? इनकम। कितनी इनकम आएगी? तो ये है एसेट। एसेट्स टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है करंट एसेट और एक होती है नॉन करंट एसेट। करंट एसेट वो एसेट्स होती हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इन कैश विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर अंदर इजिली कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है? कैसे? फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री को करंट एसेट क्यों माना जाता है? देखिए, इन्वेंट्री कैसे? फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है? पूरे साल के स्टार्टिंग में हमारे पास 1 लाख का स्टॉक था। 50,000 का हमने सेल कर दिया, बाकी बचा हमारे पास 50,000 का स्टॉक। ठीक है? तो वो क्या हम इजीली सेल कर सकते हैं मार्केट में और उससे हमें कैश मिल सकता है। तो इसलिए क्या है? इजीली कन्वर्टेबल इन कैश है, तो इसलिए करंट एसेट। नेक्स्ट है बैंक बैलेंस। अब बैंक बैलेंस कैसे? बैंक में पड़ा हुआ पैसा अगर हम विड्रॉ कर लें तो हमारे पास कैश आ सकता है, तो ये भी इजीली कन्वर्टेबल इन कैश है, तो इसलिए ये करंट एसेट्स है। नेक्स्ट है डेटर्स, जिसे हम अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। डेटर्स कौन होती हैं? डेटर्स वो पार्टीज होती हैं जिसे बिजनेस ने सेल किया ऑन क्रेडिट बेसिस पे, मतलब कि उधार में सामान बेचा, जिसने हमें पेमेंट देनी है, या कहें तो जिससे बिजनेस ने पेमेंट लेनी है, उसे बोलते हैं डेटर्स। ठीक है? अब ये करंट एसेट क्यों है? देखिए, अब डेटर्स ने कहा कि हम आपसे सामान लेना चाहते हैं, लेकिन हमें 30 डेज़ का हमें टाइम दीजिए। 30 डेज़ की क्रेडिट बेसिस पे बिज़नेस ने क्या किया, इसको सेल कर दिया, कस्टमर्स को सामान सेल कर दिया, ग्रोसरी सेल कर दी। ठीक है? अब देखिए 30 डेज़ का टाइम है, अब क्या पता वो 60 डेज़ में भी पेमेंट करे, 90 डेज़ में भी पेमेंट करे, लेकिन हाँ, ये श्योरिटी तो है कि पूरे साल के अंदर-अंदर वो पेमेंट दे देंगे, डेटर्स पेमेंट दे देंगे बिज़नेस को। ठीक है? तो इसलिए क्या है, ये इजीली कन्वर्टेबल इन कैश है कि पूरे साल के अंदर कभी तो पेमेंट आ ही जाएगी डेटर से, तो इसलिए क्या है, ये करंट एसेट। नेक्स्ट एग्जांपल है कैश। कैश तो ऑलरेडी कन्वर्टेबल इन कैश क्या करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी कैश हमारे पास अवेलेबल है, तो इसलिए ये भी करंट एसेट है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करंट एसेट है? देखिए, हम बिजनेस के पास एक्स्ट्रा मनी थी, उसने क्या किया, 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया कहीं पर। ठीक है? इन्वेस्ट कर दिया 1 साल के लिए। ठीक है? 1 साल के अंदर अगर जरूरत पड़ेगी बिजनेस को पेमेंट की, मनी की, तो इजिली वो विड्रॉ कर सकता है इन्वेस्टमेंट से। ठीक है? तो ये भी क्या है, इजिली कन्वर्टेबल इन कैश है, तो इसलिए ये भी करंट एसेट है। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने जो ईयर स्टार्टिंग के है उससे पहले ही हमने एडवांस में पेमेंट कर चुके होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे शॉप की हम बात करें, लियो ट्रेडर्स की, इसका इंश्योरेंस पेमेंट होता है बिल्डिंग का, वो है 30,000 जो हर साल पे करना पड़ता है। ठीक है? अब ये जो पेमेंट है, ये मान लो स्टार्ट होती है 1/4/26 से लेकर 31 मार्च 27 की हमारे पास इंश्योरेंस की पेमेंट करनी होती है हमने 30,000। अब बिजनेस ने क्या किया, उसके पास एक्स्ट्रा पेमेंट थी, तो उसने क्या किया, एडवांस में 2 महीने का रेंट पे कर दिया, या चलो 1 महीने का मान लेते हैं। उसने क्या किया, 31 मार्च 26 को ही उसने 30,000 पे कर दिए। ठीक है? पे कर दिए। अब जबकि हमारे पास पीरियड स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल से, और हमने 31 मार्च को ही पे कर चुके हैं, बिजनेस पे कर चुका है। ठीक है? इंश्योरेंस का अमाउंट। तो इसलिए ये क्या हो गया, एडवांस। एडवांस पेमेंट हमने कर दी, तो इसलिए कहते हैं हम एडवांस पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये वाली क्या एसेट्स होगी, हमारी करंट एसेट। ठीक है? क्योंकि देखिए हमने पेमेंट एडवांस में जमा कर दी है, और वो नेक्स्ट ईयर जब हमारा 1 अप्रैल 26 से पीरियड स्टार्ट होगा, तो वो हमारी क्या होगी, जो ये एडवांस पेमेंट है वो करंट ईयर के एक्सपेंसेस एडजस्ट हो जाएंगी, और हमारा करंट ईयर का एक्सपेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जो हमें पे करना वो ज़ीरो हो जाएगा, हमारे पास कैश अवेलेबल रहेगा वो 30,000 करंट ईयर के लिए, तो इसलिए ये क्या होंगी, करंट एसेट। नेक्स्ट है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट वो एसेट्स होती हैं जो यूज़ की जाती हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, मोर देन 1 ईयर। जहाँ पर करंट एसेट का क्या था, 1 ईयर के लिए ही था। नॉन करंट एसेट में क्या होता है, मोर देन 1 ईयर यूज़ होता है। ठीक है? सेकंड कंडीशन क्या होती है, इट इज़ नॉट परचेज फॉर सेल पर्पज़। ये सेल पर्पज़ के लिए नहीं परचेज की जाती। जैसे हमने करंट एसेट में देखा था, जो स्टॉक था हमने सेल पर्पज़ के लिए हमने परचेज किया था होलसेलर से, कि हमें
कुछ हमारे पास स्टॉक होना चाहिए जो हम पूरे साल में कस्टमर को सेल कर सके। तो इसलिए वो क्या था, करंट एसेट। लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉन करंट एसेट वो एसेट्स होती हैं जो सेल पर्पज़ के लिए नहीं परचेज की जाती, वो लॉन्ग टर्म तक यूज़ के लिए परचेज की जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट है फर्नीचर। यहाँ पर हमने फर्नीचर परचेज़ किया बिज़नेस के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए हमने परचेज़ किया ताकि हम लॉन्ग टर्म तक उसको यूज़ कर सकें बिज़नेस के लिए, जो बिज़नेस में हेल्प कर सके इनकम अर्निंग के लिए। सेकंड क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग भी सेम ऐसे ही, बिल्डिंग का यूज़ करके हम क्या करें, बिल्डिंग हमारे पास थी तभी हमने शॉप ओपन कर पाए, तभी हम उसको रन कर पाए, तो तभी इनकम जनरेट कर पाए। तो इसलिए बिल्डिंग भी क्या है, नॉन करंट एसेट है, जो मोर देन 1 ईयर के लिए परचेज़ की जाती है और इसे हम सेल भी नहीं करेंगे, इसे हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर भी सेम ऐसे ही, कंप्यूटर भी परचेज़ किया हमने लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, तो इसलिए ये भी क्या है, नॉन करंट एसेट। डिलीवरी व्हीकल। डिलीवरी व्हीकल भी इसलिए क्योंकि हमने कोई 1-2 साल के लिए तो नहीं परचेज़ करते बिज़नेस में, हम उसे लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए परचेज़ करते हैं, तो इसलिए डिलीवरी व्हीकल भी नॉन करंट एसेट है। और इसी तरह से हम इमेजेस में भी देखेंगे, इमेज में देखेंगे तो यहाँ पर शेल्फ्स हैं। अब शेल्फ मिस्टर लियो ने शेल्फ लगवाए लियो ट्रेडर्स में, तो क्या वो 1 साल बाद उखाड़ के फेंक देंगे ये? नहीं, वो उसे यूज़ करेंगी जितना टाइम तक वो चल सकती हैं। नहीं तो रिपेयर मेंटेनेंस के थ्रू जैसे भी वो उसको कर पाएँगे, ठीक कर पाएँगे। नहीं तो वो नई परचेज़ करेंगे, न्यू परचेज़ करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर शेल्फ भी क्या है, मोर देन 1 ईयर के लिए यूज़ की जाती हैं, परचेज़ की जाती हैं, तो इसलिए ये भी क्या है, नॉन करंट एसेट। अब आती है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? ऐसी ऑब्लिगेशन बिज़नेस की जिसे उसे पे करना ही है। इसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इस इमेज में देखिए, मिस्टर लियो ने इस होलसेलर से क्या किया, गुड्स परचेज की, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए स्टॉक परचेज किया फॉर रुपीज़ 1 लाख का, ठीक है, और कहा कि इसकी पेमेंट हम आपको 30 डेज बाद पे करेंगे। तो 30 डेज के क्रेडिट पीरियड पे उसने क्या किया, गुड्स परचेज कर लिए। तो यहाँ पर जो 1 लाख की जो हमें पेमेंट है वो करनी करनी है, बिजनेस को पे करने ही करने हैं। तो यहाँ पर हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में से क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। जो अमाउंट पे करना है उसे बोलेंगे हम लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी बाय रुपीज़ 1 लाख, ठीक है। तो ये हो गया लायबिलिटी। अब लायबिलिटी भी दो तरह की होती है, एक होती है करंट लायबिलिटी और एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। नो करंट लायबिलिटीज में क्या होता है, ऐसी लायबिलिटी जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिससे हमने बिजनेस ने परचेज किया है, ठीक है, क्रेडिट बेसिस पे बिजनेस ने परचेज किया है, जिसको बिजनेस ने पैसा देना है। डेटर्स क्या होते हैं, जिसको बिजनेस ने सेल किया और उससे पैसा लेना है, लेकिन क्रेडिटर्स होते हैं जिसको बिजनेस ने पैसा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ जो होलसेलर है ये क्या है, क्रेडिटर्स, जिसको बिजनेस ने पैसा देना है। तो ये क्या हो गया, 1 साल के लिए अंदर अंदर पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो करंट ईयर में ना पे करके हम क्या करते हैं, उसे एज ए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। जैसे बिजनेस हमारा रन करता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा जो बिजनेस रन करता है वो करता है फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे। 1 अप्रैल 26 से लेकर 31 मार्च 27 तक हमारा जो बिजनेस का ये करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर रन करता है, ठीक है। यहाँ पर 26 25 जैसे भी ईयर मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट ईयर का एक्सपेंसेस है, मान लो इंश्योरेंस ही है, मान लो जो है 30,000, हमने क्या करना था, पे करना है बिल्डिंग का। लेकिन हम क्या किया, हम वो इस फाइनेंशियल ईयर में ना पे नहीं कर पाए, तो वो क्या होगा, 31 मार्च को, 31 27 को क्या होगा, 30,000 हम रिकॉर्ड करेंगे एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे 30,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो हमने करंट ईयर में ना पे करके वो नेक्स्ट ईयर में जो पे करेंगे, और जो 31 मार्च को उस ईयर के 30 क्लोजिंग डेट पे वो क्या रहेंगी, ऐसी एक्सपेंसेस, ऐसी लायबिलिटी जो हमें नेक्स्ट ईयर पे करनी है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गए, करंट लायबिलिटी, जो हमें विद इन 1 ईयर पे करनी थी लेकिन हम नहीं कर पाए, तो इसलिए हमने रिकॉर्ड तो करनी है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे एज ए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पे कर दिया करंट ईयर में तो सही है, नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की तरह रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन। हमने कुछ थोड़े टाइम के लिए लोन लिया, ठीक है, जो हमें 1 साल के अंदर अंदर हमने पे करना है, तो वो भी क्या हो गया, करंट लायबिलिटी। अब नेक्स्ट आता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी होती है, जिसे हमें 1 साल के बाद पे करना है, ठीक है। ऐसे कौन सी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म बैंक लोन। मान लीजिए बिजनेस के लिए
10 लाख का लोन लिया फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। 5 ईयर्स के 5 ईयर्स के लिए 10 लाख का बिजनेस से लोन लिया। तो हमें क्या पे करना है, ये इसे पे कब करना है, इसे हमने करना है 5 साल के बाद। तो मोर देन 1 ईयर है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट क्या है, बिजनेस प्रॉपर्टी लोन। अब यहाँ पर रेंट ना पे करके मिस्टर लियो ने सोचा कि हम जो बिल्डिंग है उसी को ही परचेज कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी शॉप को ही परचेज कर लेते हैं, उसका रेंट ना पे करके हम शॉप को ही परचेज कर लेते हैं। तो उसने क्या किया, बैंक से लोन लिया कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मुझे लोन दीजिए। तो बैंक ने लोन दिया 5 ईयर्स का फॉर ₹30 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर 30 लाख जो हमने पे करना है वो आफ्टर 5 ईयर्स करना है या 10 ईयर्स करना है, तो ये मोर देन 1 ईयर हो गया, तो इसलिए ये भी क्या होगी, नॉन करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट है व्हीकल लोन। व्हीकल लोन भी लिया, मोर देन 1 ईयर के लिए लिया कि मैं आप 10 साल के लिए व्हीकल लोन चाहिए, तो बैंक ने दे दिया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, आफ्टर 10 ईयर्स पे करना है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, नॉन करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट टर्म्स है रिसीवेबल एंड पेबल। रिसीवेबल एंड पेबल किसे कहते हैं, रिसीवेबल हम कहते हैं डेटर को, वो हम समझेंगे इस एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पर मिस्टर लियो ने क्या किया, कस्टमर को 50,000 की ग्रोसरी सेल की, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टमर ने 50,000 देने हैं बिजनेस को, और वो क्या कह रहा है कि मैं आपको आफ्टर 1 मंथ दूंगा। तो यहाँ पर भी क्रेडिट बेसिस पे परचेज कर रहा है कस्टमर, ठीक है। तो वो बिजनेस के लिए क्या बन गया, देनदार, कि बिजनेस को उसने पैसा देना है। तो यहाँ पर हम डेटर की सिंपल लैंग्वेज क्या समझेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अमाउंट टू रिसीव, जो बिजनेस ने अमाउंट रिसीव करना है फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। तो ये जनरली डेटर्स किस केस में क्रिएट होते हैं, सेल के केस में। सेल होगी या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, गुड्स बेच रहे हैं तो सेल होगी। अगर कुछ नॉन गुड्स नहीं सेल करे, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दोनों केसेस में क्या होगा, डेटर्स क्रिएट होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्रेडिटर, जिसे हम बोलते हैं पेबल। अब यहाँ पर क्या है, मिस्टर लियो ने खुद परचेज किया होलसेलर से, तो यहाँ पर भी क्या है, एक तरह से उसको पेमेंट देनी है, ठीक है। तो ये जनरली किस केस में होता है, क्रेडिटर्स किस केस में होते हैं, और इसके हम बात में बोलेंगे अमाउंट टू पे। डेटर के केस में क्या था, अमाउंट टू रिसीव, यहाँ पर क्या है, अमाउंट टू पे, तो ये क्या होते हैं, क्रेडिटर्स। और ये जनरली किस केस में क्रिएट होते हैं, परचेज के केस में, ठीक है, या फिर सर्विस हम ले रहे हैं, ठीक है, सर्विस हमने बुक की है, सर्विस ले रहे हैं, तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, क्रेडिटर्स क्रिएट होंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिटर कौन है, होलसेलर, और यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डेटर कौन है, कस्टमर। तो ये है रिसीवेबल एंड पेबल।